गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यूट्रिशन वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में हमने देखा कि हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करने के बाद हम उसको इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब करके ब्लड में डाल देते हैं। वो जो फिर एब्जॉर्ब फूड ब्लड में गया, अब वो अलग अलग सेल्स के पास जाता है और उन सेल्स के पास पहुंच के फिर सेल्स उसको यूज़ करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो जिसमें हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं। रेस्पिरेशन एक्चुअली है क्या? रेस्पिरेशन यहाँ पे आपको मैंने एक ब्लॉक में लिख के बताया हुआ है। रेस्पिरेशन 3 चीज़ों को इन्वॉल्व करता है। फर्स्ट इज़ ब्रीदिंग। एक्चुअली रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबल टर्म ही है, बट रेस्पिरेशन एक ब्रॉड टर्म होता है। रेस्पिरेशन सबसे पहले ब्रीदिंग इन्वॉल्व करता है। ब्रीदिंग का मतलब हुआ कि आपने ब्रीद इन और ब्रीद आउट किया, दैट इज़ आपने गैस को, एयर को एक्सचेंज किया बेसिकली बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड योर लंग्स एंड द बॉडी। ओके, हमने क्या किया? हमने एटमॉस्फेयर या फिर अपनी बॉडी या लंग्स के बीच में हमने एक्सचेंज किया, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज ब्रीदिंग, जिसमें आप ब्रीद इन और ब्रीद आउट का मैकेनिज्म करते हो। ओके, सेकेंड स्टेप इसमें आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारी बॉडी में 2 जगह पे होता है इन बॉडी के अंदर। फर्स्ट इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड, जहाँ पे लंग्स से ऑक्सीजन हम लेते हैं और लंग्स में CO2 हम छोड़ देते हैं, दैट इज़ एक्सचेंज। सेकेंड एक्सचेंज होता है बिटवीन द सेल्स एंड द ब्लड, जहाँ पे ब्लड के पास जो ऑक्सीजन ब्लड जो ऑक्सीजन लेके गया वो सेल्स लेंगे और सेल्स उसके बदले में उसको CO2 दे देंगे, जो वो रेस्पिरेशन में रिलीज़ करते हैं। ओके, थर्ड स्टेप आता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है सेल के अंदर, जहाँ पे सेल ऑक्सीजन को यूज़ करके एनर्जी प्रोडक्शन करता है। सो दीज आर द बेसिकली 3 स्टेप्स। आप इसको 2 स्टेप में भी कर सकते हो, बट सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इसको आपको 3 स्टेप में डिवाइड करके बताया है। ठीक है, अब रेस्पिरेशन को आगे डिटेल में पढ़ने से पहले हमारी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है 6.4 एंड 6.5। पहले इन दोनों को हम एक बार समझते हैं। 6.4 एक्टिविटी में हमने क्या किया? 2 टेस्ट ट्यूब ली हैं, दोनों टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर रख दिया। नाउ वी नो दैट लाइम वाटर रिएक्ट्स विद CO2, ये हमको पता है। हमने CO2 डालने के 2 मैकेनिज़्म बनाए वहाँ पे। एक मैकेनिज़्म पिचकारी मैंने लगा दी, पिचकारी आप सिरिंज भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे CO2 हम एटमॉस्फेयर से लेके उसमें डालेंगे, मतलब एयर हम प्रेस करेंगे तो एयर में CO2 तो जाएगा ही जाएगा। सेकेंड स्टेप में आप देख रहे हो ह्यूमन एक वहाँ पे उसको एयर अंदर डाल रहा है अपने माउथ से, दैट इज़ ब्रीद आउट कर रहा है, एक्सेल कर रहा है, जिसकी वजह से CO2 अंदर जाएगा। अब इन दोनों टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर है, तो CO2 के संग लाइम वाटर रिएक्ट करता है और मिल्की टर्न हो जाता है, वाइटिश अपीयरेंस देता है। दोनों टेस्ट ट्यूब में मिल्की टर्निश तो होगा, लेकिन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में मिल्की टर्न कम होगा, स्लो डाउन स्लो होगा, लेकिन सेकंड में जल्दी हो जाएगा। इसका रीज़न क्या है कि जो हम एयर एक्सेल आउट करते हैं, व्हेन यू ब्रीद आउट, सो देयर इज़ मोर अमाउंट ऑफ CO2 एज कंपेयर टू द CO2 प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। दिस एक्टिविटी शोज यू सिंपली दिस कि व्हेन यू ब्रीद आउट, उसके जो हम एयर बाहर निकाल रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, उसमें CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द CO2 प्रेजेंट विद इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, दिस वाज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट एक्टिविटी। अभी चलते हैं सेकंड एक्टिविटी पे। सेकंड एक्टिविटी 6.5, जिसमें आपको एक सेटअप बना के बताया। पहले हम वो आपको सेटअप में आपको एक बार बताता हूँ। दिस इज़ द सेटअप दैट दे आर टॉकिंग ऑफ। इन्होंने क्या किया? टेस्ट ट्यूब में शुगर सॉल्यूशन लिया और वहाँ पे कुछ ईस्ट रख दिया। अब ईस्ट हम नॉर्मली घर में भी देखते हैं, जैसे आप ये जो फिगर आप देख रहे हो, दिस इज़ ये हमने क्या किया? हमने एक डो लिया। डो मतलब जैसे हम इडली या डोसा बनाने में हम जो पेस्ट यूज़ करते हैं उसको लिया और हमने बना के छोड़ दिया। ये हमने बना के छोड़ते हैं तो वहाँ पे ईस्ट उसके ऊपर एक्शन करता है और उसको फ्लफ़ी बना देता है, पफ़ी कर देता है, बिकॉज ईस्ट उसके अंदर एक प्रोसेस करता है विच इज़ कॉल्ड एज फर्मेंटेशन, जो कि रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन कहलाता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन भी आप उसको बोल सकते हो, जहाँ पे वो CO2 रिलीज़ करता है और CO2 फिर उस चीज़ को पफीनेस दे देता है उसमें, या फ्लफ़ी बनाता है ताकि वो फूल जाए। इसलिए आपके घर में इडली जो बनती है वो थोड़ी फूली हुई बनती है, उसमें आपको पोर्स दिखते हैं बीच बीच में। ऐसे जब आप ब्रेड खाते हो तब भी आपको ब्रेड में पोर्स दिखते हैं, सो दैट पोर्स आर ड्यू टू द CO2 गैस रिलीज्ड। ओके, तो इन द सेम मैनर जब हमने शुगर सॉल्यूशन के अंदर ईस्ट को छोड़ा, तो ईस्ट ने क्या किया? फर्मेंटेशन करना शुरू किया, और फर्मेंटेशन करने के बाद उसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनानी शुरू कर। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर इस ट्यूब से, हमने एक ट्यूब ली जिसको हमने इस तरीके से प्लेस किया हुआ है, दिस इज़ अ ट्यूब, बेंड ट्यूब इसको बोलते हैं हम। इस ट्यूब के थ्रू, और ये जो कॉर्क है ये इस ट्यूब को क्लोज करने के लिए जो मेन ट्यूब है,
उसके अंदर से हमने बेंड ट्यूब लगा दी, कॉर्क के अंदर होल होता है जहाँ से हम बेंड ट्यूब क्रॉस करके हमने एक टेस्ट ट्यूब में डालना शुरू किया। उस टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। आई होप आपको सबको सेटअप समझ में आ गया। अब हमने इसको एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब लाइम वाटर में हमने उसको डालना शुरू किया। जैसे जैसे CO2 वहाँ से बनना शुरू हुआ वैसे वैसे लाइम वाटर फटाफट मिल्की टर्न होना स्टार्ट हो गया। तो इससे हमको बहुत क्लियर समझ में आता है कि फर्मेंटेशन का जो प्रोडक्ट है वो CO2 होता है। दैट इज CO2 इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन। ईस्ट ने जब फर्मेंटेशन किया तो CO2 हमको मिलना शुरू हो गया। ओके, सो दिस वाज अबाउट द एक्टिविटी। अभी हम चलते हैं रेस्पिरेशन के मेजर पार्ट पे। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि हम डाइजेशन में जो भी हमने फूड को डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्ब किया, उसको हम अब यूज़ करना शुरू करेंगे। हर एक ऑर्गेनिज्म उस फूड को अलग अलग तरीके से यूज़ करता है। जैसे ब्रेक डाउन करने के लिए तरीका उसने बनाए हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं जिसको वो ब्रेक डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल वो क्या करते हैं, ग्लूकोज को विच इज़ अ 6 कार्बन कंपाउंड, उसको कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, जो हमारी बॉडी में हमको होता है, हमको देखने को मिलता है कि हम क्या करते हैं, हमने जो इंटेस्टाइन में से ग्लूकोज एब्जॉर्ब किया, ब्लड में गया, ब्लड से सेल के पास, सेल ने अंडर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उस ग्लूकोज को कम्प्लीटली ब्रेक डाउन किया इनटू CO2 एंड वाटर। ठीक है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म या सेल्स की हम बात करते हैं जो कि ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, एंड दे ऑल्सो ब्रेक डाउन द CO2 सॉरी दिस फूड और ग्लूकोज जनरल हम बात करते हैं। हर एक केस में चाहे हम ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हों चाहे हम ऑक्सीजन का यूज़ नहीं कर रहे हों, दैट इज़ पहला स्टेप हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन जब हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। सेकेंड स्टेप हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन जब हम ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते हैं। दोनों स्टेप में एक पहला स्टेप कॉमन होता है विच इज़ कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, मैं आपको इसको मार्क करके दे रहा हूँ। पहला स्टेप क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस, breakdown of glucose. I am just marking it out. This process is called as glycolysis. Glycolysis का मतलब क्या हुआ, lysis मतलब होता है break down और ग्लाइको वर्ड आ गया ग्लूकोज से। दैट इज ग्लूकोज का ब्रेक डाउन इनटू, ग्लूकोज कितने कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड। दैट इज ग्लूकोज विच इज़ अ 6 कार्बन कंपाउंड। मैं ब्रैकेट में 6 ही लिख दिया सो दैट आपको समझ में आ जाए। 6 कार्बन कंपाउंड ब्रेक्स डाउन in 2 molecules of pyruvate. Pyruvate क्या हो गया, pyruvate is a 3 carbon compound. Okay, so this is called as glycolysis, and this process takes place in cytoplasm of cell. ठीक है, प्लस it does not requires ऑक्सीजन. ओके, तो चाहे ऑक्सीजन हो चाहे ना हो, ये प्रोसेस तो सबसे पहला स्टेप है जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ फूड करते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस क्या हुआ, ग्लूकोज को हमने जब 3 कार्बन कंपाउंड दैट इज पायरूवेट में ब्रेक डाउन कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है. ठीक है, आई होप ये क्लियर है. फर्दर जो पायरूवेट बना, अब उसके पास 2 ऑप्शन है. ईदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट विल ब्रेक डाउन इनटू CO2 and water, which we call it as aerobic respiration pathway, or in the absence of oxygen it will convert into ethanol and carbon dioxide, जो अभी आपने ऊपर ईस्ट के केस में देखा, जिसको हम fermentation बोलते हैं. ठीक है, now since the first process, that is the breakdown of pyruvate into carbon dioxide and water,
is taking place in the presence of oxygen, so it is called as aerobic respiration. Aerobic respiration, that is in the presence of oxygen. And the second step or the second process, that is the breakdown of pyruvate into ethanol and carbon dioxide, is taking place in the absence of oxygen, so it is called as anaerobic respiration, or you can simply call it as fermentation also. Is it clear? तो अगर पहले हम फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं, दैट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन एक्चुअली होता क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का हम यूज़ तो करते हैं, लेकिन एकदम एंड में होता है एक ऑर्गेनेल के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हम पायरूवेट को फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं ऑक्सीजन को यूज़ करके, और फाइनली हमको जो 3 कार्बन पायरूवेट मॉलिक्यूल्स हमको जो मिलते हैं, वो हमको पायरूवेट मॉलिक्यूल्स हमको फिर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं. ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ. एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया? ग्लाइकोलाइसिस, दैट इज़ ग्लूकोज को 6 कार्बन कंपाउंड को हमने 3 कार्बन कंपाउंड 2 मॉलिक्यूल्स बना दिए, और उस 3 कार्बन कंपाउंड का नाम था पायरूवेट. ओके, अब ये पायरूवेट एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन का यूज़ करके फर्दर ब्रेक डाउन होता है. तो ब्रेकडाउन किस तरीके से होता है कि जो पायरूवेट है वो 3 कार्बन कंपाउंड है, उसको हम ब्रेक डाउन और करते हैं, और फिर फाइनली हमको जो एंड प्रोडक्ट मिलता है उसका, दैट इज़ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद वाटर. ठीक है, ये हमारे पास 2 एंड प्रोडक्ट आते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के. ठीक है, नाउ सिंस इट इज़ टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इट इज़ कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, बट देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि the release of energy in this aerobic respiration is lot greater than the release of energy in the anaerobic respiration. हमको aerobic respiration में, in aerobic respiration हमको gain कितना होता है? We have 38 molecules of energy, 38 molecules of energy मिलता है. ठीक है, 38 ATPs लिख देता हूँ मैं, तो आपको बेटर रहेगा. 38 ATP. ठीक है, ब्रैकेट में इसको कर देता हूँ. ओके, ये एरोबिक रेस्पिरेशन का रिजल्टेंट है. हमको उससे एरोबिक रेस्पिरेशन से कितना मॉलिक्यूल मिलता है? 38 ATPs. बट इफ़ आई टॉक अबाउट एन एरोबिक रेस्पिरेशन, इफ आई टॉक अबाउट एन एरोबिक रेस्पिरेशन, then we have only gain of 2 ATPs. हमको सिर्फ 2 ATP मिलता है. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हम एरोबिक रेस्पिरेशन को प्रेफर क्यों करते हैं? बिकॉज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट वी गेन फ्रॉम एरोबिक रेस्पिरेशन is 38 ATPs and the amount of energy that we gain from anaerobic respiration is only 2 ATPs. Okay? लेकिन अभी जब जिस टाइम पे हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होता है, लाइक फॉर एग्जांपल आप जब रनिंग कर रहे हो, तो रनिंग करने के टाइम पे आपके मसल्स में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं. तो वो जो क्रैम्प्स बेसिकली पड़ते हैं वो क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पे हमारा ऑक्सीजन ख़त्म हो गया. अब जो हमारा मसल सेल है वो क्या करेगा? ऑक्सीजन ख़त्म, तो एरोबिक रेस्पिरेशन तो नहीं कर सकता. तो उस टाइम पे उसके पास मजबूरी होती है कि उसको एन एरोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ता है, जहाँ पे हमारी मसल्स की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे पायरूविक एसिड को लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है. ठीक है, क्या होता है? जहाँ पे हमारे मसल एक और टाइप का फर्मेंटेशन करती है जिसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जहाँ पे मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा. CO2 वहाँ नहीं बनता. ठीक है, क्या बन जाएगा? लैक्टिक एसिड बन जाएगा, जिसकी वजह से जैसे जैसे लैक्टिक एसिड ज़्यादा सिक्रीट होगा हमारे मसल्स में क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो जाएंगे, विच इज़ मस्कुलर स्पैज़म. बेसिकली मसल्स आपके अब कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉपरली नहीं जा पा रहे बिकॉज ऑक्सीजन ख़त्म हो गया. तो ये जो आपको पाथवे बताया है इन मसल सेल्स, आई एम जस्ट मार्किंग इट आउट. In our muscle cells, another pathway for the breakdown of pyruvate is taken. Here the pyruvate is converted to lactic acid, which is also a 3-carbon molecule. This buildup of lactic acid in our muscles during sudden activity causes cramps, and this process is called as lactic acid fermentation. This is called as lactic acid fermentation. Okay? ईस्ट में जब हुआ था
तो हम उसको नाम देते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ओके, जब हमारे मसल्स में हो रहा है तब हम उसको नाम दे रहे हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। दोनों ही सेम है, दोनों ही एरोबिक रेस्पिरेशन ही कर रहे हैं, लेकिन एंड प्रोडक्ट अलग अलग है। जब हम ईस्ट के थ्रू करवाते हैं तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं, उसका एंड प्रोडक्ट होता है CO2 प्लस इथेनॉल। और जो हमारी मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, जिसको हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोल रहे हैं, तो उसका एंड प्रोडक्ट होता है लैक्टिक एसिड। ओके, चलो अब आपको यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, फिगर 6.8, आपको 3 ऑप्शंस बता दिए कि ग्लूकोज किस किस तरीके से ब्रेक डाउन हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेप आपको बताया, दैट इज़ दिस वन। यहाँ पे आपको बताया विच इज़ अ कॉमन पाथवे, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, ये पाथवे तो होना ही है। जहाँ पे हमने ग्लूकोज को विच इज़ अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म के अंदर ही उसको ब्रेक डाउन किया पायरूवेट में, ये स्टेप में हमको थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, लेकिन इस स्टेप में हमको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता। तो ये स्टेप एक कॉमन पाथवे है। आई एम रिपीटिंग, ग्लाइकोलाइसिस इज़ अ कॉमन पाथवे फॉर एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, पायरूवेट बनने के बाद फिर उसके पास 3 ऑप्शंस हैं। वो 3 ऑप्शंस क्या हैं? फर्स्ट, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ईस्ट में होगा तो अभी मैंने आपको बताया इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। एनर्जी कितना? 2 ATPs ओनली। ठीक है, यही अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल सेल्स में होगा तो बनेगा लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता। फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज, दिस वन इज कॉल्ड एज एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया था। ठीक है, हियर इट इज रिटन। ओके, एंड द थर्ड स्टेप दैट इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, पायरूवेट का ब्रेकडाउन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, दिस इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 ATPs ऑफ एनर्जी का हमको गेन होता है। ठीक है, अब जो एनर्जी हमने यहाँ से रिलीज़ करी रेस्पिरेशन में, वो इमीडिएटली एक मॉलिक्यूल में स्टोर होती है, जिसको हम बोलते हैं ATP, जो कि हमारा एनर्जी करेंसी कहलाता है और जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाता है। इसीलिए हम एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया में करते हैं, ताकि हम वहीं पे एनर्जी बनाएं और वहीं पे उसको स्टोर कर दें इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, जो कि जैसे जैसे हमारे सेल के अंदर रिक्वायरमेंट होगी, ATP माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज़ करेगा और यूज़ करना शुरू कर सकता है। ओके, जैसे जैसे उसको यूज़ होगा तो ATP फर्दर ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन होने के बाद तो उसमें से हमको एनर्जी मिल जाएगी। तो ATP है क्या? ATP का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दैट इज़, उसके पास एक एडेनिन है A से और उसके पास 3 फॉस्फेट लिंक्ड है। ओके, सबसे 3 फॉस्फेट जब लिंक्ड है तो सबसे लास्ट वाला जो फॉस्फेट होता है वो सबसे लूजली लिंक्ड होता है। इसीलिए हम उस फॉस्फेट को निकालना और लगाना इजी हो जाता है। ठीक है, बिकॉज एडेनिन से वो सबसे दूर है, तो उसका अट्रैक्शन टूवर्ड्स या उसका स्ट्रेंथ विद द एडेनिन इज़ वीक। ठीक है, तो हेम्स हम जो लास्ट वाला फॉस्फेट है, ट्राइफॉस्फेट में से थर्ड वाला फॉस्फेट जो होता है, उसको निकालना और लगाना इजी हो जाता है। हेंस हम जब ATP को तोड़ते हैं तो हम उसको डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जब हम ATP को ब्रेक डाउन करते हैं एनर्जी यूज़ करने के लिए, तो हम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि हमको एनर्जी मिलनी शुरू हो जाए। और जब मुझे वापस से ATP बनाना है तो मैं एक फॉस्फेट डालूंगा और ADP दैट इज़ एडेनोसिन डाइफॉस्फेट को ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर दूंगा। ओके, तो जो एनर्जी आपने रेस्पिरेशन के टाइम पे रिलीज़ करी थी, उस एनर्जी को पकड़ के हम क्या करते हैं, ट्राइफॉस्फेट बना देते हैं डाइफॉस्फेट से। दैट इज़ ADP, जैसा आपको ये रिएक्शन लिखा हुआ है, ADP प्लस IP, ये रिएक्शन आपको यहाँ लिखा है ADP प्लस फॉस्फेट, एनर्जी हमने थोड़ी सी लगाई और हमको मिल गया ATP। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इट्स फुल फॉर्म इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये किस तरीके से प्रेजेंट है? पहला एडेनिन, फिर एक बॉन्ड बना P, फिर एक बॉन्ड बना P, फिर वापस एक बॉन्ड बना P।
तो मैंने आपको बताया थर्ड वाला जो फॉस्फेट है इसको निकालना सबसे ईजी है और सबसे ईजी है इसको जोड़ना भी, तो हेंस हम इसको ADP में कन्वर्ट कर देते हैं। वापस से जब हमको एनर्जी बनानी है तो हम ADP को फॉस्फेट देते हैं और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट दोबारा बन जाता है। ओके, सो दिस वाज अबाउट द ATP पार्ट। अभी चलते हैं आगे। अब जितने भी एंडोथर्मिक प्रोसेसेस होते हैं जहाँ पे ATP यूज़ होता है, ठीक है, वहाँ पे हम टर्मिनल फॉस्फेट अभी मैंने आपको बताया, टर्मिनल मतलब लास्ट फॉस्फेट जो ATP में लिंकेज होती है वो ब्रेक डाउन होती है बाय यूजिंग वाटर और हमको उसमें एनर्जी मिल जाती है 30.5 किलोजूल्स पर मोल। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको ध्यान रखना। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ टर्मिनल फॉस्फेट ऑफ ATP इज 30.5 kilojoules. Okay, this is same as the battery that works. It is exactly the same. ठीक है, बैटरी जो हमारे कार में काम करती है एग्जैक्टली उसी तरीके से काम करता है। ATP हमारे बॉडी में बहुत सारे काम करवाने में हेल्प करता है। प्रोटीन सिंथेसिस, आपको मूवमेंट करना है, लोकोमोशन करना है, मैं बोल रहा हूँ अभी, आपको कुछ सोचना है, हर एक चीज़ में हमारे सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो हेंस ATP हर एक बॉडी एक्टिविटी में हेल्प करता है काम करने। ओके, नाउ सिंस एरोबिक रेस्पिरेशन डिपेंडेंट है ऑक्सीजन के ऊपर, तो जो ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है उसको ऑक्सीजन लेना पड़ता है। ठीक है, जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट, जैसे हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा कि स्टोमेटा उनके पास होता है, स्टोमेटा से वो क्या करते हैं, खोलते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन वो ऑक्सीजन रिलीज़ करने से पहले थोड़ा सा ऑक्सीजन अपने पास बचा के रखते हैं अपने खुद के रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है वहाँ पे डिफ्यूजन से एंड फाइनली फिर वो सेल्स में जाना शुरू हो जाता है, सेल्स उसको प्लांट के अंदर यूज़ करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब जो ऑक्सीजन प्लांट ने निकाला वो ऑक्सीजन हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग यूज़ किस तरीके से करते हैं? इट इज़ बेस्ड ऑन डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस जो कि गैस का कॉन्सेंट्रेशन एनवायरनमेंट में है और गैस का कॉन्सेंट्रेशन हमारे में है। ठीक है, पहले मैं इस चीज़ को आपको प्लांट में समझाता हूँ। प्लांट के अंदर जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन होता है वो टोटली डिपेंडेंट है एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर और रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। ठीक है, कैसे? दिन के टाइम पे स्टोमेटा खुलता है क्योंकि उसको प्लांट को CO2 की ज़रूरत होती है, तो वो CO2 लेता है और O2 छोड़ देता है। इसलिए हम बोलते हैं कि मॉर्निंग वॉक अच्छा है प्लांट्स के आसपास, बिकॉज हमको ऑक्सीजन अच्छा मिलता है, वहाँ पे प्लांट्स ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज़ कर रहे होते हैं। बट जिस टाइम पे उसको CO2 नहीं लेना है, दैट इज़ एट नाइट, जब वो अपना स्टोमेटा क्लोज कर देगा, उसको फोटोसिंथेसिस नहीं करना, उस टाइम पे CO2 का एलिमिनेशन एक मेजर प्रोसेस होता है जो प्लांट्स करते हैं। ओके, इसीलिए रात को प्लांट्स के पास हमको CO2 कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, O2 कंपैरेटिवली टू द मॉर्निंग लेस हो जाता है। ओके, लेकिन दिन के टाइम पे जो CO2 हम निकाल रहे हैं रेस्पिरेशन में, अभी आपने देखा एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट क्या है? CO2 वाटर। तो CO2 आप निकाल रहे हो, वो CO2 प्लांट्स यूज़ अप करते हैं फोटोसिंथेसिस में और उसके बदले में ऑक्सीजन रिलीज़ कर देते हैं। तो एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे डिफरेंट चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये था हमने अभी तक जो प्लांट्स के बारे में पढ़ा। अब हम आज हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा कि प्लांट्स किस तरीके से हमको हेल्प कर रहे हैं और O2 और CO2 एक्सचेंज करने में। जो CO2 हम निकाल रहे हैं वो प्लांट्स CO2 ले लेते हैं और उसके बदले में हमको ऑक्सीजन दे देते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे अबाउट द एनिमल्स का मैकेनिज्म, कि एनिमल्स का रिक्वायरमेंट O2 का कैसे पूरा होता है, स्ट्रक्चर क्या क्या है, ये सब। तब तक आपके लिए एक होमवर्क है, आपको ये पढ़ना है जो मैंने आज पढ़ा है रेस्पिरेशन का पार्ट, प्लस साथ साथ आपको ये वाले इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो न्यूट्रिशन वाले पार्ट के हैं, यू हैव टू राइट डाउन इन अ सेपरेट नोटबुक। इफ़ यू डू नॉट हैव अ सेपरेट नोटबुक देन यू कैन टेक द शीट ऑफ पेजेस आप ले सकते हो, शीट्स ले सकते हो, उस पर आप लिख सकते हो एंड बाद में आप उसको अटैच कर सकते हो। So this is a homework, only 5 questions are there, you have to learn the nutrition part and then write down these 5 questions. So that's all for today, thank you.